ये पीक्यू समझ में आ गया ना आप लोग को, है ना? इसमें कोई समस्या किसी को समझने में? सब क्लियर हो गया ना? अभी एल्बिनिज्म भी अच्छे से पढ़ना है और एल्केप्टोन्यूरिया भी है, उसको भी देखना है। एल्बिनिज्म में केवल यही बस इन्वॉल्व है, उसके अलावा और क्रोमोसोम इन्वॉल्व है ऐसे करके, ठीक है? कमेंट आओ। चल भाई ध्यान दो, जैसे इससे पहले आपने सिकल सेल पढ़ चुके हो ना, सिकल सेल ना इसी का ही टाइप। जैसे इसके अंतर्गत ना क्या होता है कि अल्फा और बीटा ऐसे ना इसके टाइप्स रहते हैं, अल्फा बीटा और एक और रहता है डेल्टा करके, आगे में। तो उसमें होता क्या है मालूम कि अल्फा और बीटा को आपको सबसे पहले समझना होगा, इसके टाइप्स। जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना कि एक अल्फा एक बीटा, तो इसके टाइप्स को आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लीडर डिसीज, मतलब होता है किससे रिलेटेड है? ब्लड से। किससे? ब्लड से। तो थैलेसीमिया एक ना ब्लड वाली बीमारी है जिसमें आरबीसी का शेप ना अलग अलग हो जाता है। नॉर्मल ऐसे बाइकनकेव नहीं रहता, ऐसे हाजमोला गोली की तरह नहीं रहता। वो कैसे हो जाता है? अलग अलग स्ट्रक्चर का, ठीक है? कई ऐसे चौकोर हो जाएगा, कई ऐसे टेढ़ा तिरछा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है? कुरकुरे वगैरह की तरह इधर उधर ऐसे मुड़ जाएगा। तो ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, नॉर्मल ऐसा गोल नहीं रहेगा हाजमोला की तरह, ठीक है? तो यहां पर आप देखिए थैलेसीमिया को हम बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटेटिव। अब इससे आप क्या समझे? क्वांटिटी का मतलब होता है संख्या। क्या? संख्या। जैसे सिकल सेल में आपने उसको पढ़ा था क्वालिटेटिव। क्या पढ़े थे? क्वालिटेटिव। उसमें क्या था? मान लो एक चेन है, उसमें 8 इन्वॉल्व है ना? 8 अगर अमीनो एसिड इन्वॉल्व है, समझाने के लिए, है ना? 8 इन्वॉल्व है, लेकिन जो डिसीज्ड है जिसको सिकल सेल है उसके में भी 8 अमीनो एसिड है, लेकिन केवल क्या बदल गया था? एक अमीनो एसिड की जगह कोई दूसरा आ गया था, बाकी संख्या तो सेम थी ना? यहां पर क्या रहेगा? इसको हम बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव। क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटेटिव। मतलब यहां पर संख्या में कमी होगी। नॉर्मल के पास मान लो 8 है, ऐसा समझाने के लिए बता रहे हैं ना, 8 अमीनो एसिड है इसके पास, ऐसे चेन अल्फा और बीटा में। तो इसके पास हो सकता है कि वो 7 हो, या फिर हो सकता है 6 हो, 5 हो, लेकिन ऐसे नॉर्मल की तरह नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा। समझ रहे हैं ना? अगर मैं एक को ऐसे 10 रुपये 20 रुपये दे रहा हूँ, 10 रुपये दे दिया, इधर मैं दे दिया 20 रुपया, है ना? तो ये संख्या वाला अंतर है कि इनको कम दिए हैं, इनको ज्यादा दिए। इसको बोलते हैं संख्या, जिसको आप कम और ज्यादा में माप सकते हो। लेकिन अगर मैं इनको बराबर दे दूं, इनको 10 दिया, इनको भी 10 दिया, लेकिन इनको 1-1 रुपया का सिक्का दिया, ठीक है? इनको भी 1-1 रुपये का सिक्का दिया, लेकिन एक में टेप चिटका के दे दिया, एक सिक्के में, तो एक सिक्का अलग टाइप का हो गया ना उसमें। तो ये जो सेम टाइप का है ना, उसको बोलते हैं हम सिकल सेल के बारे में, जिसमें संख्या तो सेम है लेकिन एक जगह पर डिफेक्ट है, एक में मैं टेप चिटका दिया। समझ गए? और इसमें क्या होगा? इनको 10 सिक्के तो इनको 20 सिक्के, भेदभाव। तो ये बीमारी वाला है ना, इसमें संख्या क्या रहेगी? कम रहे, ठीक है ना? तो देखिए हीमोग्लोबिन के पास ना ऐसे 2 अल्फा, ये है अल्फा, ऐसे अल्फा, और ये है ऐसे बीटा, ऐसे बीटा। 2 अल्फा और 2 बीटा चेन रहते हैं। क्या रहते हैं? 2 अल्फा 2 बीटा चेन। हीमोग्लोबिन इज लाइक अ टैक्सी, जहां पर ये किसको बिठाता है बता सकते हैं? हाँ, ये ऑक्सीजन को बिठा के, ऐसे 4 सीट है, एक टैक्सी है जिसमें कितने सीट हैं? 4 सीट। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन को बिठाएगा, उसके बाद लेके जाएगा, चल भाई चुक 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 ऐसे करके, तो पूरा ये घुमाएगा ऑक्सीजन को। कहाँ घुमाएगा? इसके लिए एक सुरंग बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। उस ब्लड वेसल में ऑक्सीजन को घुमाएगा
और जिस जगह पर जरूरत रहेगी वहां पर जाके इसे छोड़ देगा, जैसे टिश्यू में छोड़ता है। ऑक्सीजन क्यों ले जा रहा है? ताकि आप एटीपी बना सको। लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन रहता है? ऑक्सीजन। ईटीएस पढ़े हैं ना, मालूम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वाला। सेम उसी काम के लिए इसको लेके जा रहे हैं ताकि ये एनर्जी बनाने में हेल्प कर सके। ठीक है, ये ऐसा काम है इसका। अब क्वांटिटेटिव समझ गए? कोई समस्या इसमें? क्रोमोसोम नंबर 11 और क्रोमोसोम नंबर 16 से इसका संबंध है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो बीमारी है वो कोई एक क्रोमोसोम से नहीं हो रही। यहाँ पर कितने क्रोमोसोम इन्वॉल्व हैं? 2, 11 नंबर का क्रोमोसोम और 16 नंबर का। तो यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा नाम से देंगे क्योंकि उसके 2 टाइप हैं, 2 चेन है ना, अल्फा और बीटा। तो अगर अल्फा चेन में कमी हुई तो उसको अल्फा वाला बोलेंगे, और अल्फा का संबंध कौन से क्रोमोसोम से है? 16 से। मतलब यहाँ पर 16 नंबर के क्रोमोसोम में अल्फा चेन में कमी हो जाती है। क्लियर? यहाँ 11 नंबर के क्रोमोसोम में बीटा लिखा है तो यहाँ पर बीटा चेन है तो उस बीटा वाले में कमी हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई समस्या इसमें? एकदम इजी है ना। चलो, ये हो गया 2 क्रोमोसोम से संबंध। इसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसीज बोल रहे हैं, जो कि चिल्ड्रंस में अपीयर होता है ना। लेकिन कैसे अपीयर होगा? जब उसके पेरेंट्स, एक चांसेस है कि एक बीमार हो और एक कैरियर हो, या फिर दोनों के दोनों कैरियर हो, तब। जैसे कि यहाँ पर हम बताएं ये पेरेंट्स हैं 2 जने। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो सकता है? सबसे पहले दोनों को कैरियर ले लेते हैं। कैरियर का मतलब ये दोनों बीमार नहीं है क्योंकि ये क्या है? रिसेसिव है। यहाँ पर हम ये एक क्रोमोसोम लिए और दूसरा क्रोमोसोम ऐसा वाला लिए डिफेक्टेड, जो डिफेक्टेड है ना, जिसमें हीमोग्लोबिन चेन में कमी आ गई है, इसके कारण, डिफेक्टेड के कारण। अब ध्यान से सुनिए, अगर एक है तो इसमें आपको वो डिसऑर्डर थैलेसीमिया नहीं दिखाई देगा। एक डिफेक्टेड है ना, एक नॉर्मल। ये ग्रीन वाला को हम एन लिख देते हैं, चलिए, और ये इसको हम डी लिख देते हैं, ये डी। एक है नॉर्मल और एक है डिफेक्टेड। तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर बीमारी दिखाई देगी पेरेंट्स में। इन दोनों को हम कैरियर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं ना। ये बीमार नहीं है लेकिन ये बीमारी को लेके जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इनके जो बच्चे होंगे उसमें चांसेस क्या है? देखिए, एक बच्चा हुआ जिसके पास एक नॉर्मल आ सकता है, एक कैरियर आ सकता है। इधर से एक नॉर्मल मान लो हम ले लिए, ये नॉर्मल आ गया। इधर से मान लो ये डिसीज वाला आ गया तो ये डिसीज आ गया। एक बच्चा ऐसा हो सकता है, मतलब कैरियर हो सकता है एक बच्चा। यहां से हम लेते हैं मान लो एक चांस, एक जिसमें ये दोनों नॉर्मल आ सकते हैं, यहां से नॉर्मल और यहां से नॉर्मल, दोनों नॉर्मल हो गया। चलो, यहां पर है एक डिसीज वाला और दूसरा डिसीज वाला। तो इनमें से आप देखिए बीमारी किसको है? दोनों रेड वाला है, दोनों डिफेक्टेड है, उसको है कि नहीं? एक ये चांस है होने का सीधा, ठीक है, तो जब दोनों कैरियर हो तब। अब दूसरा चांस क्या है कि अगर हम एक को पूरी तरह से बीमार ले लें, इसको थैलेसीमिया है, तो यहाँ पर बीमार होंगे कि नहीं बताइए? तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर निकाल के देखें, जब हम एक को कैरियर और दूसरे को पूरी तरह से ऐसे ना बीमार ले रहे हैं, यहाँ पर बच्चे होंगे, वो कैसे होंगे? चलिए निकाल के बताइए एक बार। एक के पास ग्रीन वाला, एक के पास रेड वाला। दूसरा चांस क्या होगा? रेड। इसके अलावा और कुछ बन सकता है क्या? देखिए तो, है ना। आपको सवाल ऐसे दे सकते, पेडिग्री, ये पेडिग्री है, क्या है? पेडिग्री। समझ रहे हैं ना? इसको कैरियर बना दिए, इसको बीमार बना दिए। तो इस कंडीशन में नॉर्मल बच्चे पैदा नहीं होंगे, एक तो कैरियर होगा। तो यहाँ पर इसको परसेंटेज में ऐसा पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट बच्चे नॉर्मल हैं, या फिर कितने परसेंट बच्चे कैरियर हैं, कितने परसेंट बच्चे बीमार हैं। अब इसको देख के बता सकते हैं कितने बच्चे हैं। हाँ, ये हो गया 50%, और इसको भी बोल सकते हैं 50%, है ना। लेकिन यहाँ पर 50-50 का रेशियो है क्या? देखिए तो, नहीं, यहाँ पर रेशियो अलग है। तो इस कंडीशन में आपको ऐसे बताना होगा, ठीक है ना। ऐसे बना सकते हैं, एकदम इजी। चलो, तो ये पेरेंट्स वाला वही बोला गया है यहाँ पर कि अगर
अनअफेक्टेड कैरियर है ना पेरेंट्स, उस कंडीशन में ये वाला आएगा। ठीक है, अगर एक बीमार है और दूसरा कैरियर है, उस कंडीशन में ऐसा रेशियो आएगा। ठीक है, चलिए हेटेरोजाइगस का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? हाँ, अलग अलग क्या मतलब, किसी को समझने में दिक्कत? हेटेरोजाइगस मतलब क्या? मतलब देखो, आप लोग जान रहे होगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को भी डाउट है तो बिल्कुल इसका मतलब सबसे पहले समझ लो। हेटेरो का मतलब होता है हम अलग की बात करें, दो डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट। तो यहाँ पर एक नॉर्मल है, एक डिफेक्टेड है, दो अलग हुए कि नहीं? एक नॉर्मल बोल रहे हैं, एक को डिफेक्टेड, तो ये दो अलग अलग हैं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं हेटेरोजाइगस। क्या बोल रहे हैं? हेटेरोजाइगस। माता से मान लो नॉर्मल मिल गया, पिता से डिफेक्टेड मिल गया, तो हेटेरोजाइगस। लेकिन दोनों नॉर्मल होते तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। दोनों डिसीज होते ऐसे तो इसको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। दोनों डिसीज वाले हैं ना, ऐसे। चलो, ये जो डिफेक्ट है ये होता है डिलीशन के कारण। आप लोग को शायद म्यूटेशन में याद है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन याद है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में हम लोग ऐसे दो ठो पढ़े थे शायद, डिलीशन पढ़े थे और एक क्या था? इंसर्शन। या तो इंसर्ट हो रहा था या फिर डिलीट हो रहा था। तो ये जो एग्जांपल है वो डिलीशन का है। किस टाइप का म्यूटेशन है? फ्रेम शिफ्ट। किस टाइप का है? फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट में जो डिलीशन है उसका। ठीक है, यहां पर कौन सी चेन प्रभावित हो रही है? देखिए तो, हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन या फिर बीटा चेन, ऐसे दो चेन रहेंगे। ऐसे एक और पढ़ोगे डेल्टा चेन करके, तो वो ज्यादा नहीं रहता, जिस कारण से उसको हम मतलब नहीं बात करते उसके बारे में। तो जब दो तो कॉमन जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इस कारण से हम अल्फा और बीटा की बात करते हैं। तो दो चेन है तो दोनों प्रभावित हो जाते हैं, अल्फा और बीटा। तो इस कारण से इसको हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा चेन में गड़बड़ी होती है। ठीक है, ये हो गया। इम्बैलेंस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन कॉज एनीमिया। अब जाहिर सी बात है, अगर आरबीसी नॉर्मल है तो ऑक्सीजन को ये नॉर्मल कैरी कर लेगा, न्यूट्रिएंट्स को आसानी से लेके चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर इसका आकार छोटा बड़ा आड़ा तिरछा है तो आपका शरीर ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। आपको मालूम है ना, कुछ भी डिफेक्टेड चीज रहता है उसको बाहर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ढंग से काम नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन को ढंग से कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कम कैरी करेगा। मतलब देखो, अगर ये डिफेक्टेड है, ऑक्सीजन को पकड़ने वाले में ही डिफेक्ट है, तो फिर ये कैसे ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा आसानी से? एक एग्जांपल समझो, एक फैक्ट्री खोले हैं हम, उस फैक्ट्री में हमने नॉर्मल इंसान को ले लिया, अच्छा हट्टे कट्टे की काम करेंगे करके, और वहां पर हमने ले लिए ऐसे मतलब कुछ कमजोर लोग, संख्या कम थी जिस कारण से कुछ कमजोर लोग आ गए, है ना, कि हम लोग को भी काम दीजिए ऐसे करके। अब वो काम कर रहे हैं, तो नॉर्मल लोग अच्छे काम करेंगे कि वो जो क्या है थोड़े से कमजोर हैं वो अच्छे से काम करेंगे? नॉर्मल लोग ना करेंगे कि नहीं बताइए? सेम यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। ये नॉर्मल आरबीसी है तो नॉर्मल काम करेगा अच्छे से, ये कमजोर आरबीसी है, डिफेक्ट है इसमें, तो ये कमजोर की तरह काम करेगा। समझ रहे हैं ना? एकदम इजी, कोई दिक्कत इसमें? एकदम इजी। चलिए तो ये लिख लीजिए, बना लीजिए। एक मिनट, क्या बोल रहा है? नीचे से सेकंड, ऐसा? अच्छा, वो ऐसा बोल रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के जो अल्फा और बीटा चेन है ना, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, वो डिफेक्ट आ जाता है। तो वो डिफेक्ट किसके कारण से? म्यूटेशन के कारण। तो कौन सा म्यूटेशन है? वो डिलीशन टाइप का, जिसको हम फ्रेम शिफ्ट में पढ़े थे ऐसा। ठीक है, तो वही है वो, म्यूटेशन के कारण ये हीमोग्लोबिन के अल्फा और बीटा चेन में गड़बड़ी आ जाती है, ऐसा लिखा है। ठीक है, इसको आप मल्टीफॉर्म्ड आरबीसी लिख लेना है ना, नॉर्मल आरबीसी, ये मल्टीफॉर्म मतलब कोई एक निश्चित आकार नहीं है, मल्टीफॉर्म आरबीसी। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। अब हम इसको टाइप्स में बांट रहे हैं, किस बेस में बांट रहे हैं? कि कौन सा चैन प्रभावित हो रहा है हीमोग्लोबिन का।
हीमोग्लोबिन में आप दो चेन पढ़े हो, अल्फा और बीटा। तो कौन सा चेन है जो कम प्रोडक्शन कर रहा है ना, या फिर कम प्रोड्यूस हो रहा है ना, और कौन सा चेन है जो नॉर्मल है। ठीक है, तो मान लो इसको हम बांट रहे हैं, एक है अल्फा थैलेसीमिया और दूसरे को बोल रहे हैं क्या, बीटा थैलेसीमिया। तो आपको इधर उधर नहीं जाना कि क्या कैसे अल्फा बीटा मतलब क्या, सीधा सीधा आना। हीमोग्लोबिन के पास ऐसे दो चेन रहते हैं, अल्फा और बीटा। अगर मैं बोल रहा हूं अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है, तो यहां पर कौन सा चैन प्रभावित होगा, हाँ, अल्फा चैन प्रभावित होगा। मतलब बीटा चैन नॉर्मल हो रहा है, प्रोडक्शन उसका नॉर्मल हो रहा है, लेकिन अल्फा चैन है जो उसकी मात्रा कम हो प्रोडक्शन कर रहा है, वो अल्फा चैन। ठीक है, बीटा चैन नॉर्मल, लेकिन अल्फा चैन में कमी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो तो ऑक्सीजन को लेके जा रहा था, है ना, ऑक्सीजन को ले जाने वाला अगर कम हो गया, मतलब टैक्सी में क्या हो गया, सीट की संख्या कम हो गई। जैसे अल्फा चैन एक को लेके जा रहा था, मान लो उसमें कमी आ गई, अब वो एक को भी नहीं बिठा के जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है, तो उस कंडीशन में कैसे होगा, तो कमी आ गई ना इसमें। तो सेम वैसे ही आपको क्या देखना है कि ये किससे संबंधित है, अल्फा चैन से। तो इस कारण से इसका नाम दे दिया अल्फा थैलेसीमिया। इसका संबंध है क्रोमोसोम नंबर 16 से, तो ये मार करके रखे रहेंगे दोनों, अल्फा का संबंध किससे और बीटा का संबंध किससे, ऐसा। ठीक है, ये है आपके पास क्रोमोसोम नंबर कौन सा, 16। यहां पर ऐसे ना दो जीन्स रहते हैं, ऐसे एक और ये दो जीन्स हैं। HbA का मतलब होता है क्या, हीमोग्लोबिन अल्फा चैन, तो फर्स्ट और ये दूसरा। ठीक है, तो दो जीन्स हैं। अब ये ऐसे पेयर में रहते हैं, दो एलील रहते हैं ना, ये वाला एक हो गया, ये वाला दूसरा हो गया, ऐसे। तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों के दोनों ये जीन्स हैं वो प्रभावित होंगे, दो पेयर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व रहते हैं। याद रखेंगे अल्फा में कितने जीन्स इन्वॉल्व हैं, दो जीन्स, कितने जीन्स, दो जीन्स। ठीक है, अब क्या होगा इसमें ना, कमी और ना ऐसे ज्यादा हो सकते, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो केवल एक जीन प्रभावित हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर टोटल 4 एलील्स हैं कि नहीं, देखिए, है ना, एक जीन के 2 एलील, ऐसे इसके भी 2 एलील, तो टोटल कितने एलील हो गए, 4 एलील। यहां पर है 4 एलील्स। ठीक है, अब 4 में से मान लो मैं बोल रहा हूं कि इसमें ऐसे डिफेक्ट आ गया केवल एक में, किसमें, एक में। इस कंडीशन में मान लो एक डिफेक्टेड है, क्या है, एक डिफेक्टेड, तो इसको हम बोलते हैं क्या, थैलेसेमिया माइनर। तो यहां पर ना बहुत कम प्रभावित होगा, ये बहुत कम प्रभावित होगा, मतलब कि इसमें ज्यादा ना फर्क नहीं पड़ेगा, एक नॉर्मल ऐसे ना सरवाइव कर सकता है वो, थैलेसीमिया के ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। अगर एक में डिफेक्ट आ गया तो, है ना, ये डिलीशन का एग्जांपल है, तो इसको आप मान लो कि ये डिलीट हो गया तो, ठीक है, एक अगर डिलीट हो गया तो नॉर्मल ये सर्वाइव कर सकता है, मतलब नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, बार बार रक्तदान करने की जरूरत नहीं है। मतलब रक्तदान करके इसको बताते हैं ना, ऐसे नहीं पढ़े हो क्या, कि आप जब ब्लड वाली कोई डिसीज है तो उसको आप रक्तदान करके उसकी रक्षा करते हो, ऐसा। तो इसको बार बार ना ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ऐसे जरूरत नहीं, इसको मतलब रिक्वायरमेंट नहीं रहती ज़्यादा, तो इसको आप बोल सकते हो थैलेसीमिया माइनर। शब्दों को ध्यान देंगे, थैलेसीमिया माइनर। अगर मैं बोल दूं माइनर, इसका मतलब क्या, ये नॉर्मल टाइप का सरवाइव कर लेगा, इसको रक्तदान देने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं देंगे हम, ऐसा, ये जी लेगा। ठीक है, माइनर में। अब मान लो यहाँ पर एक जीन डिलीट हो गया तो माइनर बोल रहे हैं, 2 डिलीट हो गया, या फिर ऐसे करके चारों को चारों डिलीट हो गए, 4 एलील्स हैं, ये चारों को चारों मान लो डिलीट हो गए, तो उसको आप क्या बोलोगे फिर, हाँ, इसको आप बोलोगे थैलेसीमिया मेजर, है ना। जब 4 के 4 डिलीट हो गए, है ना, तब इसको आप बोलोगे थैलेसीमिया मेजर। शब्दों को ध्यान में रखेंगे, कौन से क्रोमोसोम से संबंधित है वो ध्यान में रखेंगे, किस प्रकार का थैलेसीमिया है वो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इससे क्वेश्चन जो भी बनेगा ना थैलेसीमिया से, आप पूरा का पूरा बना लोगे। अल्फा का समझ गए, अल्फा का संबंध 16 से है। ठीक है, कितने जीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 जीन्स, है ना। अगर एक एलील डिफेक्ट है तब उसको हम बोलेंगे क्या, माइनर थैलेसीमिया
माइनर। अगर चारों के चारों ऐसे डिलीट हो गए, डिफेक्टेड है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो थैलेसेमिया मेजर। क्लियर। बीटा में भी आएंगे। बीटा में केवल एक जीन इन्वॉल्व है। देखिए कितने जीन, एक जीन। क्रोमोसोम नंबर कौन सा है ये, 11 नंबर का क्रोमोसोम। 21 टाइप का थोड़ी दिख रहा है, 11 है। देखिए ठीक है। अब देखिए यहां पर ना HBB, हीमोग्लोबिन बीटा। क्लियर ना, नाम से समझिएगा, नॉर्मल है, ये जीन का नाम है। तो यहां पर बीटा ग्लोबिन चेन प्रभावित होती है, मतलब उसका प्रोडक्शन कम होता है। यहां पर सिंगल पेयर ऑफ जीन इन्वॉल्व हैं। देखिए 1 और 2 ये जीन है, इसके 2 एलील्स हैं, तो ये केवल और केवल क्या है, एक ही जीन इन्वॉल्व है। ठीक है। सिंगल पेयर ऑफ जीन का मतलब समझ रहे हैं ना, पेयर का मतलब हम एलील की बात कर रहे हैं। सिंगल भी बोल रहे हो, पेयर भी बोल रहे हैं, पेयर मतलब डबल होता है ना। यहां पर इसका मतलब एलील से है। किससे है, एलील से। ठीक है, एक जीन के दोनों एलील प्रभावित होते हैं। अब यहां पर देखिए बीटा थैलेसेमिया में कौन सा चेन प्रभावित होगा, बीटा चेन। अब ये जो एग्जाम्पल है ना सिकल सेल एनीमिया, आपने उसमें क्या पढ़ा है कि उसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन प्रभावित हो रही थी, है ना। तो उसमें क्या है, इस थैलेसीमिया को तो हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव, लेकिन ये क्या है, क्वालिटेटिव, है ना। लेकिन ये एक टाइप का क्या है, थैलेसेमिया है, जहां पर ये बीटा चेन प्रभावित होती है। इस कारण से इसको हम यहां पर लिख दिए। ठीक है। बाकी दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। ये आपका है क्वालिटेटिव सिकल सेल एनीमिया, लेकिन अगर थैलेसीमिया पढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, क्वांटिटेटिव। क्लियर ना इतना, अल्फा और बीटा बना लोगे इससे संबंधित, है ना। चलिए सिम्टम्स। हड्डी दिल लेके घूम रहा है ऐसे मत समझना, है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ राज है। ठीक है। चलो सिम्टम क्या, चलो एक तो है नॉर्मल सिम्टम एनीमिया। एनीमिया का मतलब समझते हैं, हाँ क्या क्या, किसकी कमी, खून की कमी। तो इससे क्या होगा, खून तो है, थोड़ा बहुत है तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अगर खून कम है तो क्या होगा, उससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। अच्छा ऐसे, हाँ ठीक है ना। एनीमिया का मतलब होता है कि आप मतलब ना जो ब्लड की ना कमी हो जाती है, और उस कमी के कारण ऑक्सीजन ले मतलब ना शरीर के दूसरे टिश्यूज में पहुंचने में दिक्कत आ जाती है। हीमोग्लोबिन कम मतलब ऑक्सीजन को ले जाने वाला कम, तो ऑक्सीजन कम जाता है, इस कारण से वो जल्दी थक जाते हैं, है ना, या फिर हार्ड वर्क नहीं कर पाते सीधा। हिपैटोस्प्लेनोमेगाली, इसका मतलब होता है, हिपैटो का मतलब होता है लीवर से, किससे है, अरे लिखा तो है ना यहाँ पर, ये देख, लीवर और एक है स्प्लीन। लीवर और स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाता है। तो नॉर्मल लीवर इतना सा है तो सूज के कितना हो जाएगा, ऐसा बड़ा सा हो जाएगा, तो उसमें स्वेलिंग आ गई। स्प्लीन जिसको आप क्या बोलते हो, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, है ना, तो वो भी साइज में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये है स्वेलिंग हो जाती है, तो ये सिम्टम हो गया। तो ध्यान से सुनेगा, स्वेलिंग हो गई ना लीवर में, तो कैसे पता चलता है, देखिए अगर लीवर में सूजन हुआ तो नॉर्मल, अगर आप ऐसे बैठे हैं ना, जैसे अभी नॉर्मल बैठे हैं ना, तो आपको कैसे बैठना पड़ता है। अगर किसी के मान लो लीवर में सूजन रहता है ना, तो वो ऐसे थोड़ा सा तिरछा, क्योंकि नॉर्मल ऐसे बैठने से यहाँ पर ये दबता है, ये दबता है ना, तो लीवर ना ये सूजा हुआ है, तो ये ना ऐसे ना वो महसूस होता है कि कुछ चीज़ ना पेट में ऐसे ना दब रहा है, ऐसा टाइप का। जैसे नॉर्मल किसी को ना फैटी लीवर हो जाता है, इसमें लीवर की स्वेलिंग हो जाती है, ज़्यादा मसालेदार खाने से, ज़्यादा स्पाइसी खाने से, है ना, मतलब तीखी चीज़ें। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो नॉर्मल वो इंसान ऐसे नहीं बैठ पाता, जैसे आप लोग ऐसे बैठे ना वैसे नहीं, उसको ऐसे तिरछा बैठना पड़ता है, ये फिर हाथ रही से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, महसूस होता है कि कुछ दब रहा है शरीर के अंदर, तो ऐसा महसूस होने लगेगा। ठीक है,
कार्डियक इनलार्जमेंट मतलब क्या समझे? हाँ, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट का साइज बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज मतलब होता है वीक बोन्स स्मॉल साइज, मतलब डिफॉर्मिटीज का मतलब होता है उसका जो आकार है ना वो चेंज हो जाता है। अब मान लो ये सीधा है, वैसे थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो गया मान लो किसी का, है ना, नॉर्मल से अलग। तो डिफॉर्मिटीज का मतलब वही है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, है ना, और ये हड्डियां ऐसे छोटी छोटी रहती हैं, ठीक है, वीक बोन्स। मल्टीफॉर्म आरबीसी ये तो मेन है। फिर ये नॉर्मल आरबीसी है, क्या है? नॉर्मल आरबीसी। ऐसे जा रहा है मजे से, इसमें ऐसे क्या बैठा हुआ है? ऑक्सीजन। क्या बैठा है? ऑक्सीजन। ऐसे नॉर्मल में ऐसे मजे से घूम रहा है, इसमें ये ब्लड वेसल है, क्या है? ब्लड वेसल, इसमें से घूमता है। ये वाइट ब्लड सेल्स है ना, ऐसे प्लेटलेट्स वगैरह सब ऐसे घूमते हैं। उसके बाद मान लो इसमें अगर चेंज हो गया तो ऑक्सीजन लेके जा रहा है भाई, ये हो गया थैलेसीमिया वाला, तो इसके पास ऑक्सीजन कैरिंग पावर कम है। तो मान लो ये 4 को लेके जा रहा है एक नॉर्मल आरबीसी, तो ये मान लो 2 को लेके जा रहा है, 2 ऑक्सीजन को, तो कमी हो गई कि नहीं? हो गई, जाहिर सी बात है। तो ये ऐसा होता है, मल्टीफॉर्म आरबीसी बनने से ऑक्सीजन कैरिंग पावर कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया सिम्टम्स। इसमें कोई समस्या देखिए तो क्या? 5th पॉइंट, मल्टीफॉर्म आरबीसी, इसका मतलब होता है कि आरबीसी का शेप ना अलग अलग हो जाता है। ऐसे नॉर्मल में रहता है हाजमोला गोली की तरह, है ना, उसको बोलते हैं बाइकनकेव शेप। अब मल्टीफॉर्म का मतलब होता है, हो सकता है वो चौकोर हो जाए। इधर देखिए, एक शेप का दिख रहा है क्या? कई ठो भाला की तरह दिख रहा है, कई ठो मुठिया रोटी की तरह दिख रहा है। मुठिया रोटी समझते हो ना, फरा रोटी, हाँ, तो वैसा टाइप का। तो ऐसे अलग अलग शेप के हो जाते हैं आरबीसी, हाँ, शेप चेंज हो जाता है। 10 मिनट क्वेश्चन इसके बनाते हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन बनाओ भाई। इससे ध्यान से सुनेंगे। अब कॉपी पुस्तक साइड कर दें, पुस्तक बोल दिया ना, कॉपी थोड़ा सा साइड करें, उसके बाद इधर फोकस करें। अब मैं बोल रहा हूं थैलेसीमिया ब्लड डिसऑर्डर है, क्या है? ब्लड डिसऑर्डर। तो थैलेसीमिया ब्लड के किस हिस्से को प्रभावित करती है? ब्लड कितने कंपोनेंट से मिलकर बना था मालूम ना? प्लाज्मा, उसके बाद प्लेटलेट्स, या फिर ब्लड, सीधा ना ब्लड सेल्स की बात करेंगे, है ना, यहां पर लिखा था प्लेटलेट्स, उसके बाद है आरबीसी, उसके बाद है डब्ल्यूबीसी। अब ऐसे 4 ऑप्शन आपके पास दिए कि थैलेसीमिया का संबंध ब्लड के किस कंपोनेंट से है, निम्न में से बताइए। तो प्लाज्मा दे दिया, प्लेटलेट्स दे दिया, आरबीसी दे दिया, डब्ल्यूबीसी दे दिया। किससे है? आरबीसी से। तो राइट टिक करें यहां पर तुरंत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर और क्वालिटेटिव डिसऑर्डर? क्या है? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसका संबंध कौन से क्रोमोसोम से है? हाँ, और मान लो आपको स्पेसिफिक ऐसे नाम दे दे कि अल्फा थैलेसीमिया का संबंध किस क्रोमोसोम से है, तो 16। बीटा थैलेसीमिया का, एक और अभी बता देता हूं, डेल्टा थैलेसीमिया भी आता है जिसका संबंध इस 11 से होता है। तो आप उसको ना लिख ले रहो, है ना, डेल्टा थैलेसीमिया, ऐसे डेल्टा थैलेसीमिया जिसका संबंध 11 से होता है। किससे होता है? 11 से। तो मान लो यहाँ पर ऐसा क्रोमोसोम है ना, यहाँ पर एक जीन प्रभावित होगा जिसको हम बोलेंगे एच बी, और क्या होगा? डेल्टा है तो उसके क्या आएगा? डी, है ना, एच बी डी जीन प्रभावित होगा, डेल्टा है, ठीक है, ये जीन। बस ये 2 नाम लिख लेंगे। डेल्टा का संबंध क्रोमोसोम नंबर 11 से है, और यहाँ पर ये जीन प्रभावित होता है, बस। उसके अलावा और कुछ नहीं, सारे सिम्टम्स वगैरह तैसे ही रहेंगे। मतलब 11 वाले क्रोमोसोम में केवल एक एक जीन ही प्रभावित हो रहा है। देखिए 16 वाले में 2 था ना, 2 अल्फा वाले में 2 था, है ना, 2 जीन्स, HbA1 HbA2 ऐसे करके। चलो हो गया। एक क्वेश्चन बनाइए कि थैलेसीमिया एक रेसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऐसे पूछा जा सकता है।
तो नाम देंगे ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड, या फिर एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड या फिर वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो क्या डिसऑर्डर है ये? हाँ, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लियर ना? और कुछ क्वेश्चन बन रहा है कि यहाँ से देखिए तो बताइए किस टाइप का म्यूटेशन है ये? हाँ, फ्रेम शिफ्ट में डिलीशन टाइप का म्यूटेशन होता है, तब ये बीमारी होती है। अब ध्यान देंगे, थैलेसीमिया इज अ लीथल डिसऑर्डर और नॉट? लीथल मतलब घातक है या नहीं, है ना? थैलेसीमिया एक घातक बीमारी है, लीथल डिसऑर्डर है। अब ऐसा नहीं कि इसका कोई उपचार नहीं है, इसका उपचार है। इससे हम रक्तदान करके, जिसको डिसऑर्डर है, ऐसे ब्लड डोनेट करके उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और कुछ क्वेश्चन बन रहा है क्या? हीमोग्लोबिन के कौन कौन से चेन प्रभावित होते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। कौन कौन से चेन प्रभावित होते हैं? अल्फा और बीटा। अच्छा, तो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम से पूछा जा सकता है कि इस क्रोमोसोम का कौन सा चेन प्रभावित हो रहा है। कि क्रोमोसोम 16 है, उसका कौन सा चेन प्रभावित हो रहा है? क्रोमोसोम 16 है, उसका अल्फा चेन प्रभावित हो रहा है कि बीटा चेन प्रभावित हो रहा है? अल्फा चेन। क्रोमोसोम नंबर 11 का कौन सा चेन प्रभावित हो रहा है? बीटा चेन। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चंस। और यहाँ पर देख के बताइए तो यहाँ से भी बन सकता है क्या? एक क्वेश्चन यहाँ से पेडिग्री दे सकता है, सीधी सीधी बात। उसके अलावा यहाँ पर पूछा जा सकता है कि एक बच्चे को थैलेसीमिया है तो उसके पेरेंट्स में क्या चांसेस हैं, उसके पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं? एक तो दोनों कैरियर हो सकते हैं, दूसरा चांस एक कैरियर और दूसरा डिसीज। नॉर्मल में कभी भी थैलेसीमिया नहीं होगा। यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे नॉर्मल बना दूं, ये नॉर्मल है मान लो, अब इसको मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये डिसीज है, तो यहाँ पर जो बच्चा रहेगा उसके पास एक नॉर्मल और एक डिसीज वाला ही जाएगा। मतलब यहाँ पर बीमारी कभी भी आपको दिखाई नहीं देगी। मतलब एक भी नॉर्मल हुआ मतलब किसी को, उसके बच्चे को बीमारी नहीं होगी, सीधी सीधी बात। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से तो बन गया जितना बनना था। यहाँ पर आरबीसी का शेप नॉर्मल रहता है कि चेंज हो जाता है? चेंज हो जाता है। पूरा क्वेश्चन मैं ही बना रहा हूँ, आप लोग बनाओ ना। चलो तो इससे बना के बताओ। इसमें से कौन सा क्रोमोसोम है जो भजिया खाते हैं? चलो क्वेश्चन बनाओ, चलो चलो। बस मेहनत नहीं करना तेरे को, चल क्वेश्चन बना। हाँ, एक ही क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो केवल एक एलील प्रभावित हो रहा है ना, तो उसको हम किस प्रकार का थैलेसीमिया बोल सकते हैं? थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? माइनर, एक प्रभावित हो रहा है ना, एक एलील। चलो ऐसे 4 ऑप्शन बना के देखना होता है आपको, है ना, ताकि आप इसको आप सॉल्व कर सको। बाद में इससे भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्रोमोसोम 16 थैलेसीमिया में क्रोमोसोम 16 में कितने जीन्स? देखिए अल्फा थैलेसीमिया है, उसमें कितने जीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखिए तो 2 जीन्स। बीटा थैलेसीमिया में कितने जीन इन्वॉल्व हो रहे हैं? 1 जीन। डेल्टा थैलेसीमिया में कितने जीन इन्वॉल्व हो रहे थे? 1 जीन। मतलब क्रोमोसोम नंबर 11 की बात करेंगे, यहाँ पर केवल एक जीन ही प्रभावित हो रहा है थैलेसीमिया के केस में। अगर वो बीटा है तो HBB, अगर वो डेल्टा है तो HBD, डेल्टा है तो डी से डेल्टा, ऐसा। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें? खत्म। सिम्टम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? देख के बताइए तो। थैलेसीमिया से लिवर संबंधी बीमारी होती है क्या? हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्या? हो सकता है ना। उसके अलावा बोन्स में, हड्डियों में कमजोरी हो सकती है क्या? तो ऐसे सिम्टम से क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं, बताइए। आ सकता है। तो ऐसे आप ना खुद से बना के रखिए कुछ कुछ क्वेश्चन। चलो।